हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना आज का चैप्टर चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा एक चैप्टर है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इसके अंदर हम केमिस्ट्री का एक नई टर्म पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री की एक नई टर्म पढ़ने वाले हैं। जी हाँ। अब पहले आप एक चीज समझिए, जो हमारी केमिस्ट्री है ना, उसको हमने 3 पार्ट में बांट रखा है। वैसे बांटा तो बहुत सारे पार्ट में है, पर अभी हमारे 3 पार्ट पढ़ते हैं। केमिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में बांट रखा है। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, माफ करिए एक सेकेंड। जी हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो हमारी ये 3 टाइप की हमने केमिस्ट्री को बांट बांट रखा है। तो देखिए पहले इसका मतलब क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब बात करें अगर अब हम, तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? ये एक केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम बात करते हैं एटम्स के बारे में, हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। जैसा कि चैप्टर आप क्लास 9th में आप जब पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, वो जो आपका जो चैप्टर था वो हम पढ़ रहे थे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ऊपर। वो आपकी कौन सी टाइप की केमिस्ट्री थी? वो थी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि उसके अंदर आप क्या पढ़ रहे थे? उसके अंदर आप एटम्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है। तो वो किसके अंदर आ जाती है? वो आ जाती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। वहीं पर बात करें और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके एक ऐसे टाइप की केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम सभी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, सभी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं एक्सेप्ट कार्बन। जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। किसको छोड़ के? सिर्फ कार्बन को छोड़ करके। अब कार्बन को छोड़ के क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे हम, कि हमने सिर्फ कार्बन को क्यों छोड़ा है, हमने कार्बन को क्यों छोड़ा है। कार्बन को भी तो पढ़ लेते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, अब आप जानते होंगे पीरियोडिक टेबल, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। पीरियोडिक टेबल हमारी एक ऐसे टाइप की टेबल है जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रखा है। मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, देखिए, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर हमने देखे हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे करके हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। तो हमने इस पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रखा है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 117 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। 118वां कौन सा है? वो आपका कार्बन, जिसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं हम। किसके बारे में नहीं पढ़ते हैं? हम नहीं पढ़ते 6th नंबर वाले कार्बन के लिए, इस 6th नंबर वाले एलिमेंट के लिए, जिसका नाम है कार्बन, जो 6ठे नंबर पे आ रहा है पीरियोडिक टेबल के अंदर। उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास 118 एलिमेंट हैं। वो 118 में से सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या है? एक ऑर्गेनिक एलिमेंट है। क्या है? एक ऑर्गेनिक एलिमेंट है। ऑर्गेनिक का मतलब आप समझते हैं? ऑर्गेनिक का मतलब जो कि हमें नेचर से मिल रहा है। ठीक है। यानी कि हमारी पूरी केमिस्ट्री के अंदर, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्गेनिक क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, सिर्फ एक ऑर्गेनिक एलिमेंट है जिसका नाम है कार्बन। ठीक है। तो कार्बन को हम किसमें पढ़ रहे हैं? हम कार्बन को इसलिए पढ़ते हैं ऑर्गेनिक, माफ करिए, कार्बन को किसमें पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। किसमें पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। एक तरीके से आप समझिए, जो हमारा पूरी जो चैप्टर है ये किसके ऊपर बेस है? ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बेस होने वाला है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है ये। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ईजी से समझ नहीं आती है। ठीक है। तो चलिए शुरू करता हूँ अपने आज की वीडियो बिना किसी देरी के। ठीक है जी। तो चलिए, ये जो भैया हैं, ये जो महाशय हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारे कार्बन भैया हैं, जो कि हमारे क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? एक ऑर्गेनिक एलिमेंट है। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? ओके जी। तो देखिए इंट्रोडक्शन, पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको बता दिया मैंने
डेफिनेशन देखिए क्या है। देयर आर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इट इज द ब्रांच। तो हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ये एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कार्बन के बारे में और उसके कंपाउंड्स के बारे में, यानी कि कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन पढ़ रहे हैं और उसके बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहली चीज जो है, आप जब 10th क्लास के अंदर आपको बताऊं, आपका जब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, कौन सा ज्यादा कुछ बड़ा होने वाला है, एक ही तो एलिमेंट है, उसके बारे में तो हम पढ़ सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं। नहीं, इतना इजी नहीं होता है कार्बन के बारे में पढ़ना। कार्बन काफी कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस है। ऐसा क्यों है उसके बारे में देखिए, बात करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए पहले हम यहाँ पे बात करें, 118 एलिमेंट है जिसमें जो कार्बन है जो है वो क्या है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक एलिमेंट है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है, ये तो आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए थे। ठीक है, अब मैंने बात करी जो कार्बन है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड, इतना कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट क्यों है। तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं अब हम, समझिए। देखिए हमारे पास कार्बन है, आप जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। ठीक है, तो अब देखिए अब मैं यहाँ पे शेल बनाना शुरू करूंगा। ये हो गया पहला शेल, ये हो गया दूसरा शेल। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एलिमेंट्स को भरता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स को भरता हूँ। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब कोई भी जब एटम है तो उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है, कोई भी एटम है तो उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। ठीक है, वैलेंस जो आपका वैलेंस शेल है, इसको आउटर शेल को क्या बोलते हैं हम, वैलेंस शेल बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा वैलेंस शेल है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने होते हैं। ठीक है, अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। तो या तो वो अपना ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के पूरा करेगा या अपना ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स को दे करके पूरा करेगा। ठीक है, पर कार्बन के केस में क्या है, आप जानते हैं अगर किसी के पास आउटर शेल के अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स देना पसंद करेगा, पर किसी का 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। ठीक है, जस्ट सपोज कि अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल के अंदर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देगा। पर वहीं पर किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन देने के लिए ज्यादा पावर लगेगी, पर वो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले लेगा। ठीक है, पर कार्बन के केस में उल्टा है, कार्बन के केस में यहाँ पे उल्टा है। क्यों, देखिए, हाँ देखिए कार्बन के केस में क्या है, अब कार्बन के पास ना तो 4 से कम इलेक्ट्रॉन है ना 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसके पास वैलेंस शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अब वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, क्योंकि देखिए ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्यों नहीं कर सकता ऐसा, बात करेंगे अभी हम। ठीक है, अभी आप इतना समझे, ना तो जो कार्बन है ना तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन देगा ना 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अपना ऑक्टेट कैसे पूरा कर रहा है वो। इसलिए पहली बात उसकी वैलेंसी की बात करें, इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी +-4। +-4 का मतलब क्या है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, पहले में आप ये समझ रहे हैं कि कार्बन इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि कार्बन का जो ऑक्टेट है उसको ही पूरा करने के लिए काफी ज्यादा दिक्कत होती है। कार्बन अपना ऑक्टेट ही पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता है। तो बेचारा जब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं इतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो इसके अंदर आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था आपका थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, डराया नहीं आपको। ठीक है, खाली समझाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि क्या है असल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, असल में बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खाली आपको समझना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको समझ आ गई है, रिएक्शन अगर आपको याद रह जाती है, तब आपके लिए बहुत इजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये था कार्बन के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब मैंने बात करी ना, कार्बन जो है ना तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेता है ना 4 इलेक्ट्रॉन देता है, तो अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा। वो अपना ऑक्टेट पूरा करता है बहुत ही कमाल टाइप के बॉन्ड से, एक बहुत ही कमाल बॉन्ड से, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक सेकेंड, हाँ,
जो कार्बन अपने जो ऑक्टेट है वो पूरा करता है बहुत कमाल टाइप के बॉन्ड से, जिसको हम बोलते हैं द कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं द कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? पहली बात तो नाम में बहुत खतरनाक लग रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। नहीं, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से सुनिएगा तो समझ आ जाएगा। तो देखिए, पहले हम बात करें यहाँ पे थोड़ी सी अंदर, थोड़ी 9th क्लास की बात करते हैं कि एज वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल दैट इज अटेन्ड बाय नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। मतलब क्या बोल रहा है? इसका मतलब हमें ये बोल रहा है कि कोई भी एटम है, कोई भी एटम है, उसके रिएक्टिविटी कब देखते हैं? उसकी रिएक्टिविटी या हम बात करें एटम जब क्या करना चाहता है, कोई भी एटम है वो रिएक्ट क्यों करता है? वो रिएक्ट करता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, आउटर शेल में, आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए, ठीक है, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन भर के क्या करेगा? वो जाएगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसी देखिए, नोबल गैसेस पहले बात करें। नोबल गैसेस एक ऐसी गैसेस हैं जिनके आउटर शेल, जिनके जो आउटर शेल हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं फुल्ली फिल्ड। आउटर शेल क्या होते हैं? फुल्ली फिल्ड होते हैं। जैसे आप बात करें नियॉन की, किसकी? नियॉन की बात कर लें, एनी, एटॉमिक नंबर 10 है, ठीक है, इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करिए, Kl 2,8। तो आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, इसके अंदर जो एटम है वो पूरे भरे हुए हैं, आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे हुए हैं। ऐसी आप बात कर लें यहाँ पे आर्गन की, 18वें नंबर पे आता है आर्गन, ठीक है। तो KLm 2,8,8, ठीक है। तो इसके अंदर भी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं। तो ये भी क्या है, एक नोबल गैस है, ठीक है। तो कोई भी एटम है वो रिएक्ट करता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ठीक है। एलिमेंट्स फॉर्म आयोनिक बॉन्ड बाय लॉसिंग और गेनिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने बात कर लिया आउटर मोस्ट शेल से, या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। जैसे सोडियम की बात करते हैं, ठीक है, सबसे इजी एग्जांपल हम बात करते हैं सोडियम। किसकी बात करते हैं? हम बात करें सोडियम की। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो KLm की बात करें तो 2,8,1, ठीक है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के अंदर। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन ले तो नहीं सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन ले तो नहीं सकता। ये क्या कर देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसके जैसे अपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा Na पॉजिटिव। क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव बन जाएगा। और जैसे ही Na पॉजिटिव बना, जैसे ही ये Na पॉजिटिव बना तो क्या हो जाएगा, इसके पास आ जाएगी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये जो एलिमेंट है बाहर निकल जाएगा, इसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन बचेगी वो हो जाएगी 2,8। क्या हो गई ये हो गई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। एलिमेंट इस तरीके से क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ कार्बन, अब देखिए, इन द केस ऑफ कार्बन इट इज नॉट पॉसिबल because carbon has 4 valence electron and it need to gain or lose 4 electron to attain noble gas configuration। ये कार्बन के केस में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। क्यों? क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल के अंदर। अब ऐसा क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है हमारे पास? 4 इलेक्ट्रॉन्स ही तो है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से दे देगा। इजी तो है, जैसे बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, जैसे बाकी सारे एटम्स कर रहे हैं। सोडियम इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पोटेशियम इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, कैल्शियम इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ठीक है। तो बाकी सारे जैसे एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो भैया कार्बन क्यों नहीं दे सकता है? कार्बन भी तो दे सकता है, कार्बन भी तो ले सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे अपनी जो ऑक्टेट है उसको पूरा कर सके। पर क्या इतना इजी होता 4 इलेक्ट्रॉन लेना? क्या इतना मुश्किल होता 4 इलेक्ट्रॉन देना? बताइए जरा, क्या इतना मुश्किल है 4 इलेक्ट्रॉन देना और 4 इलेक्ट्रॉन लेना? सोचिए, देखिए, समझिए बात को यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या हो अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए,
ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा है या फिर हम इसका आंसर देने वाले हैं हम कि इफ कार्बन गेन या लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन दिए या 4 इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो चलिए पहले आपको यहाँ पे समझा देता हूँ बात को मैं, सुनिएगा बात। हम बात करें कार्बन की, 6 एटम, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2,4। अब समझिए, हम बात कर रहे हैं कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो क्या होगा। अच्छा, आप एक चीज जानते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 ही प्रोटॉन होंगे। अगर कार्बन ने यहाँ पे क्या किया, अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अचानक से बढ़ जाएगी। जैसे ही कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो अचानक से बढ़ जाएगी और बढ़ करके पहुंच जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन्स पे। तो आप खुद सोच के बताइए, खुद सोचिए कि जो 6 प्रोटॉन हैं क्या अकेले 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल सकते हैं। 6 प्रोटॉन्स अकेले 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल सकते हैं। ऐसा समझिए कि भैया एक क्लास है जिसके अंदर 100 बच्चे हैं, एक क्लास में 100 बच्चे हैं, वो भी उधम काटने वाले, ठीक है, एकदम से यूं चाय पैक चाय पैक चाय पैक कर रहे हैं अचानक से, ठीक है। अब वहां पे एक टीचर खड़ा है, क्या वो उन हुड़दंग मचाते हुए बालक को रोक सकता है कि अकेला संभाल सकता है उन 100 बच्चों को? नहीं संभाल सकता। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अब 6 प्रोटॉन है, क्या वो 6 प्रोटॉन्स अकेले वो 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर संभाल सकते हैं? नहीं संभाल पाएंगे। जो एटम है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस कम हो जाएंगे। नेगेटिव चार्जेस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इससे जो एटम है वो खत्म भी हो सकता है, कार्बन खत्म भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे हम बात करें, अच्छा ये समझ आया 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि अचानक से प्रोटॉन की जो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। तो यही सेम चीज होगा अगर कार्बन ने 2,4 है, अगर कार्बन ने 6 इलेक्ट्रॉन 6 ही प्रोटॉन, अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अगर कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बचेंगे 2 पर प्रोटॉन हो जाएंगे 6। अब प्रोटॉन की मात्रा अचानक से बढ़ गई। अब आप समझिए, अगर ऐसा हो गया कभी गलती से तो पहला शेल दूसरा शेल, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे पर प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स है 6। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर देंगे बहुत तेजी से। और जहां पे जो कार्बन का साइज है, कार्बन का साइज अगर इतना है तो वो इतना ही रह जाएगा और यहाँ पे एटम यहाँ पे खत्म भी हो सकता है। तो ये चीज है जिसके कारण जो एटम है, जो कार्बन है, ना 4 इलेक्ट्रॉन देता है ना 4 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। अब क्या करता है फिर वो बात करेंगे, थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखिए, ठीक है। तो देखिए, इफ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। वही बात है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन, अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वो बालकों को, हुड़दंग काटने वाले बालकों को एक टीचर के बस की बात नहीं है संभालना, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर कोई खली जैसे टीचर आ जाए या एक बच्चे को पकड़ के पेल दे, मार दे, ठीक है, तो वो बात अलग हो जाएगी, ठीक है। पर हम यहाँ पे अभी एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्शंस बहुत पढ़ेंगे हम, केमिस्ट्री के अंदर बहुत एक्सेप्शंस पढ़ने वाले हैं, पर यहाँ पे हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें, इफ कार्बन लॉस 4 इलेक्ट्रॉन देन इट रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। पहली बात, 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, एक चीज समझिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हम ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते कि भैया लो ले लो, या ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते कि भैया हमें दे दो हम ले लेंगे आसानी से, नहीं, इतनी आसानी से नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा एनर्जी। अब मैं आपसे कहूं कि भैया मान लो मैं गया रास्ते में, मैंने एक भाई से कहा भाई मुझे 50 रुपए दे दे, वो 50 रुपए देने के लिए भी उसके हाथ 10 बार सोचे कि दूं या नहीं दूं। अब सोचा कि मैं किसी से 50 रुपए मांग रहा हूं तब वो 10 मिनट लगा रहा है, हम तो उससे अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स मांग रहे हैं। तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन्स देना इतना ईजी रहने वाला है? नहीं रहने वाला।
बहुत मुश्किल होती है 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दिए जाते ना, 4 इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं लिए जाते, ठीक है। बहुत एनर्जी लगती है, वो एनर्जी नहीं झेल पाएगा कार्बन, बेचारा कार्बन के कंधों पे इतना जोर नहीं है, कार्बन के कंधे इतना वजन नहीं संभाल पाएंगे, ठीक है। उनको अभी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, सीधी बात, कार्बन के कंधों को जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, इसलिए कार्बन के कंधे, नाजुक कंधे, वो जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते और 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा, तो क्या करेंगे वो, क्या करेगा आखिर कार्बन, बेचारा कार्बन आखिर कहां जाएगा, किससे मदद मांगेगा, और क्या उसकी कोई मदद करेगा, तो ये हम जानते हैं अपने अगले सीरियल के अंदर, नहीं इसमें ही जानेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वाह, अब क्या करेगा कार्बन, क्या करेगा, वो हाथ बढ़ाएगा दोस्ती का, ना वो किसी से लड़ेगा कि 2 थप्पड़ मार के 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, ना ही वो किसी से कहेगा ले 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 भाई ले ले 4 इलेक्ट्रॉन ले ले मेरे, नहीं, वो दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा आगे, और दोस्ती का हाथ बढ़ा के कहेगा भाई चल आजा, हम दोनों बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। यानी कि कार्बन बड़ा ही प्यार मोहब्बत वाला कार्बन एलिमेंट है, वो लोगों के पास जाता है और कहता है आजा भाई मुझसे शेयरिंग कर ले, आजा भाई गले मिल जा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है। तो कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, किससे कर सकता है शेयर, या तो कार्बन एटम से ही करेगा, कार्बन या तो कार्बन से ही अपने शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की, या कार्बन अपने एटम्स की शेयरिंग करेगा दूसरे एलिमेंट से, या तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन एटम से ही शेयर करेगा, या कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम से शेयर करेगा, दूसरे एटम से जैसे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, या सोडियम है, माफ सोडियम कार्बन नाइट्रोजन है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे आपके एलिमेंट हैं, ऐसे हम बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है, काफी सारे एलिमेंट्स हैं। पर अभी हमारे 10th क्लास के अंदर जो बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है, कंसंट्रेशन रहने वाला है, हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या बोला है, हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनने वाला है, यानी कि हम जो कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे इसको, हाँ मैजिक की बात, ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसको भी बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये कोवैलेंट बॉन्ड किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम बात करेंगे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बनने वाले कोवैलेंट बॉन्ड की, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, ओके जी, ठीक है। अच्छा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा कैसे, एक लास्ट चीज पक्का, इस पर हम वीडियो को ओवर कर रहे हैं, एक लास्ट चीज पूछ रहा हूं आपसे मैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड है बन कैसे रहा है, वैसे इसको आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा मैं, थोड़ा सा एक बार अगर जानकारी ले लें तो सही रहेगा। हमारे पास एक कार्बन बैठा है जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कार्बन भैया है जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखे हुए हैं, यहाँ पे दूसरा कार्बन है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। या तो आप ऐसा कर लीजिए, चलिए कार्बन है, हम बात कर रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन, चलिए हम बात कार्बन और कार्बन के बीच में बात करते हैं, चलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में हम बात कर रहे हैं बॉन्ड्स की, ठीक है। तो अब देखिए कार्बन, कार्बन के पास कितने एलिमेंट्स हैं, कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4, दूसरे कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, इस वाले कार्बन ने यहां पे अपना, एक सेकंड, इस वाले कार्बन ने इससे अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, ठीक है। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ एटम, यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, इस कार्बन ने, ये जो कार्बन बैठा है इसने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने दे करके, 4 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन ने अपने दे दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों के 8 एटम्स पूरे हो जाएंगे, कैसे हुए हैं, ठीक है। अब ये कैसे हुए हैं इसको भी आप जान दीजिए एक बार, देखिए समझिए, मैं बात करूँ यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की और कार्बन, चलिए ऑक्सीजन की बात करते हैं हम। अब ऑक्सीजन के पास कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के पास होते हैं आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीजन के बीच में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए समझिए बात यहाँ पे,
इस ऑक्सीजन ने यहाँ पे इससे अपना बॉन्ड पूरा किया और इस वाले ऑक्सीजन ने यहाँ पे अपना बॉन्ड पूरा किया। तो इस वाले ऑक्सीजन पे कितने एटम्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले ऑक्सीजन पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 एटम दोनों पे पूरे हो चुके हैं। इसको ये बोलते हैं हम क्या चीज? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही क्या है आपके? यही आपके कोवैलेंट बॉन्ड्स। क्या होते हैं ये होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। और इसी टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाता है? इसी टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है आपका कार्बन। अब इसके बारे में फुल्ली डिटेल में बात करने वाले हैं अगली वीडियो के अंदर। पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, क्या होता है, कितने टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड। जी हाँ, बॉन्ड भी टाइप के होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड भी टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं कल बात करेंगे ना, आराम से। ठीक है, हम टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनते कैसे उसके बारे में बात करेंगे, कार्बन कैसे कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है वो भी बात करेंगे, और क्यों बनाता है वो भी बात करेंगे। अगर नहीं बनाएगा तो क्या होगा वो भी बात करेंगे। तो यानी कि कल की वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल की या फिर अब 1-2 दिन में ही अपनी अगली वीडियो आने वाली है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वीडियो आने में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स की एकदम इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, कार्बन क्यों है, हम कार्बन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, हम इनऑर्गेनिक में क्यों नहीं पढ़ते। ठीक है, हमने ये सही चीज़ें हमने बात करी आज। तो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको बेसिकली पढ़ने पड़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये चीज़ आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि वाई कार्बन लॉस और वाई कार्बन डिड नॉट लॉस और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेता क्यों नहीं है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देता क्यों नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। और कल जो हम कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।